1925 काकोरी कांड ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। 9 अगस्त 2012 देश के सत्ताधीशों को काला धन वापस लाने को बाध्य करने के लिए ऐतिहासिक अहिंसक क्रांति का आगाज। भ्रष्टाचार कलंक है, काला धन षड्यंत्र है। आओ सब मिलकर करें प्रहार, खत्म करें ये भ्रष्टाचार। 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन भारत को दिलाने के लिए तथा लगभग 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदा को बचाने के लिए, साथ ही भ्रष्टाचार जिससे चारों तरफ देश में लूट और तबाही मची हुई है, उसको जड़मूल से खत्म करने के लिए व अन्यायपूर्ण साम्राज्यवादी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए 9 अगस्त से दिल्ली के रामलीला मैदान में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन हो रहा है। 9 अगस्त के आंदोलन के दौरान लाखों लोगों की भागीदारी दिल्ली में होगी तथा देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे। करोड़ों लोगों के समर्थन और श्रद्धेय स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी के तप से अब हम किसी भी कीमत पर लाखों करोड़ों रुपए का काला धन देश को दिलाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और देश को बचाएंगे। देश का जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं, पूरी भारत माता को ही कुछ भ्रष्ट लोग नीलाम कर चुके हैं। अपनी मातृभूमि को बचाने हेतु सभी भारतवासियों को अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने भारत का धन ही नहीं लूटा, बल्कि लूटा है मातृभूमि की आबरू को, लूटा बच्चों के बचपन को, इन्होंने ही लूटा है युवाओं के सपनों को, लूटा गरीब की इज्जत को, लूटी है खुशियां किसानों की। इन्हीं से शर्मसार है धरती हिंदुस्तान की। सभी देशवासियों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। 9 अगस्त के आंदोलन के समय दिल्ली में प्रत्यक्ष रूप से आना सभी देशभक्त नागरिकों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 9 अगस्त से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए 7 अगस्त से हजारों लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और 9 अगस्त से लाखों लोगों की भागीदारी दिल्ली में होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान के ऐतिहासिक आंदोलन में आंदोलनकारियों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था रामलीला मैदान दिल्ली में की जा रही है। आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ टेंट, भोजन, पानी व सैनिटेशन, लाइट एंड साउंड सिस्टम आदि की बड़ी व्यवस्थाएं होंगी। इन विविध सेवाओं में से किसी भी एक सेवा में अथवा इस विराट राष्ट्र यज्ञ में आप आंशिक रूप से भी आर्थिक योगदान दे सकते हैं। लाखों लोगों के भोजन व जल की सेवा या अन्नदान सेवा में आप सीधे दाल, चावल, आटा आदि भी दे सकते हैं। आंदोलन में आपकी भागीदारी और सहयोग से हिंदुस्तान बचेगा, काला धन आएगा व भ्रष्टाचार मिटेगा तथा 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी गरीबी और भूख मिटेगी। इस ऐतिहासिक आंदोलन में अपनी भागीदारी व आर्थिक सहयोग देने के लिए स्थानीय स्तर पर संगठन अथवा मुख्यालय से संपर्क करें। आप अपनी सहयोग राशि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के इन अकाउंट्स में भी सीधे जमा कर सकते हैं। जेल क्रांतिकारियों का तीर्थ या तपस्थली है। किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक क्रांति के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए लाखों देशभक्तों को जेल जाना पड़ा है एवं फांसी पर भी लटकाया गया। भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ और वहीं से उन्होंने अन्याय के खिलाफ क्रांति की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में
रावण ने कैद करके रखा और वहीं से रामायण की क्रांति शुरू हुई। वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी, बिरसा मुंडा, महायोगी श्री अरविंद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष से लेकर सभी क्रांतिकारियों ने जेल की यातनाएं सही। आजादी के बाद भी जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई आदि 40 से 50 हजार देशभक्त लोगों को जेल में डाला गया और देवता स्वरूप निर्दोष सन्यासी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी पर भी हत्या का आरोप लगाकर जेल में डाला गया। नेल्सन मंडेला जैसे महान आंदोलनकारी को 27 वर्षों तक जेल में रखकर यातनाएं दी गई। रोम में गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक को भी नए आविष्कार की वजह से जेल में डाला गया और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। आज तक का इतिहास साक्षी है, जिसने भी किसी क्रांति के लिए हुंकार भरी है उसे सताया गया, बदनाम किया गया और उसके ऊपर जुल्म तथा अत्याचार किया गया। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जैसे महान संत, जिन्होंने करोड़ों लोगों की निष्काम भाव से सेवा की है और करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति का ज्वार पैदा किया, उनकी राष्ट्रभक्ति एवं नागरिकता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर झूठे आरोप एवं फर्जी मुकदमा चलाकर सरकार जितने भी जुल्म एवं ज्यादतियां कर रही है, वो 9 अगस्त के दिल्ली के ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रही है। आंदोलनकारियों के लिए जेल में जाना गर्व की बात है। श्रद्धेय आचार्य जी के तप से ये आंदोलन सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। रोगियों में भगवान, ऋषि परंपरा के गौरव तथा भगवान के वरदान, श्रद्धेय आचार्य श्री को जेल में डालने का जवाब पूरा देश 9 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देगा और कानून की लड़ाई व उनकी रिहाई की जंग हम न्यायालय में लड़ेंगे और हमें न्याय अवश्य मिलेगा। आज महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि और पतंजलि आदि ऋषियों की आत्मा प्रसन्न होगी, क्योंकि शायद उन्हीं के प्रतिरूप सब यहाँ पर ऋषि आत्माएं यहाँ पर बैठ कर के एक साथ संवाद कर रही हैं। आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। भाई बहनों, आयुर्वेद अकेडमी की तरफ से यह जो प्रयास चला है और उसमें लगभग जो मुझे अभी दिया गया उसका परिचय, उसमें 500 उसके सदस्यों की सूचना दी गई है। अब यह पतंजलि योगपीठ आपका 501वां सदस्य हो गया है। आपको हमारा पुनः उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो हम सबका साझा काम है, साझा अभियान है। ये एक व्यक्ति का काम नहीं, यह हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, सबकी साझेदारी का काम है। जो हम उपचार कर रहे हैं उसके पीछे की वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता हम यदि रोगियों को समझा पाएं तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, यदि हम आयुर्वेद को ठीक तरह से लोगों के बीच में रख पाएं तो 99% हिंदुस्तान के लोग आयुर्वेद से ही उपचार कराएंगे। बस आपको लोगों के सामने ठीक से प्रेजेंट कीजिए। आजकल मार्केटिंग का जमाना है, प्रेजेंटेशन का जमाना है, आज साइंटिफिक युग है। आप अपनी बात को साइंटिफिकली मार्केटिंग कीजिए तो कौन ऐसा होगा मूर्ख जो हमारे पास में नहीं आएगा। वो जो दवाइयां देते हैं, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल दवाइयां देते हैं, वो जो पेन किलर्स के रूप में, सोर्स हार्मोन्स के रूप में या स्टीराइड के रूप में जो डिफरेंट मेडिसिन्स देते हैं, हमको ये समझाना है कि उनके एंटीबायोटिक्स से, उनके एंटीवायरल मेडिसिन से, उनके पेन किलर से, उनके स्टीराइड से, उनके केमिकल सोर्स हार्मोन से हमारे आयुर्वेद की जो औषधियाँ, चाहे वो हम चूर्ण दे रहे हैं, चाहे वटी दे रहे हैं, अम्लेहर दे रहे हैं, आसावरिष्ठ दे रहे हैं, जो भी हम एकल जड़ी बूटी का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी हम उपचार दे रहे हैं, वो ज़्यादा उनके लिए लाभकारी है। वो कैसे हम उनको कन्विंस कर पाएँ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 99% मामलों में आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, यदि आप उसको कन्विंस कर पाए तो वो आपके पास ही आकर के इलाज कराएगा। पहली बात, आप उसको समझाइए कि जो आप एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल जो दवाइयां ले रहे हैं ये बहुत ही डेंजरस हैं
और इससे आपके बॉडी के जो सेंसिटिव सेल्स हैं और सेंसिटिव जो ऑर्गन्स हैं वो तक खराब हो सकते हैं। हम जो आपको दवाई दे रहे हैं वो आपके एक एक सेल को और पूरे एक एक ऑर्गन को, पूरे आपके सिस्टम को एनर्जाइज करने वाली दवाई दे रहे हैं। हमारी 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं, चाहे हम कोई भी दवाई देते हैं, हम कोई जड़ी बूटी देते हैं, रस रसायन देते हैं, वटी देते हैं, अवलेह देते हैं, चूर्ण देते हैं, आसवरिष्ट देते हैं, किसी भी तरह से हम इलाज देते हैं, उसका पंचकर्म कराते हैं, षटकर्म कराते हैं, जो भी हम उसको इलाज देते हैं उसकी जो प्रक्रिया है वो शक्ति और शुद्धि की हमारी प्रक्रिया है। जो भी हम औषधि दे रहे हैं, चाहे अर्थराइटिस के लिए दे रहे हैं, अस्थमा के लिए दे रहे हैं, हार्ट के लिए दे रहे हैं, स्किन के लिए दे रहे हैं, लिवर किडनी के लिए दे रहे हैं, इंटेस्टाइन के लिए दे रहे हैं, आइज के लिए उसके लिए दे रहे हैं, या उसके मस्तिष्क के लिए दवाई दे रहे हैं, वो दवाई कैसी है? उसको शक्ति देने वाली औषधि है। तो हड्डियों के जब एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म को ठीक करेंगे, हड्डियों के मेटाबॉलिज्म को जब ठीक करेंगे, ऑस्टोक्लास्ट सेल्स को हम बैलेंस करके उसकी हड्डियों को और उसकी मांसपेशियों को जब मजबूत करेंगे तो उसका अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, उसका गाउट का प्रॉब्लम, उसका रूमेटॉइड अर्थराइटिस का प्रॉब्लम, जो 100 टाइप अर्थराइटिस माना जाता है एलोपैथ में, उसको हम ठीक कर रहे हैं। दूसरा उसमें जो विकार है उसमें है कि उसका ESR बढ़ गया, उसका यूरिक एसिड बढ़ गया, उसका RA फैक्टर पॉजिटिव हो गया है, उसके भीतर जो भी टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ गए उसको हम निकाल रहे हैं बाहर। तो शक्ति और शुद्धि ये हमारी चिकित्सा के 2 पक्ष हैं। तो किसी भी रोगी को जब आप कन्विंस कर देते हैं, चाहे वो अर्थराइटिस का रोगी है, चाहे अस्थमा का रोगी है, कि आपके भीतर फेफड़े में जो कफ जमा है, जो विकार जमा है, उसको हम बाहर निकालते हैं और आगे से बने नहीं, इसके लिए आपके फेफड़े को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। आपको जो इन्फेक्शन हो जाता है बार बार फेफड़े में, तो हम औषधि दे रहे हैं और आपको हम प्राणायाम की साधना बता रहे हैं। आप प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम या सूर्य भेदी आदि प्राणायाम, जितनी भी हम स्किन के लिए औषधियां देते हैं वो हमारे उदर का शुद्धि करने वाली होती है। और जितनी भी चमड़ी के रोगों का कारण होता है हमारा लीवर होता है, लीवर में डिफेक्ट आने पर ही चमड़ी की बीमारियां होती हैं। यदि लीवर ठीक रहेगा तो आपको चमड़ी की बीमारी हो ही नहीं सकती। इसलिए पित्ताशय की विकृति से, यकृत की विकृति से, आंतों की विकृति से चमड़ी के ऊपर रोग होते हैं। जब आप उसको ऐसे कन्विंस करेंगे तो वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास में नहीं जाएगा, वो हमारे वैद्य के पास में आकर के इलाज कराएगा कि यहां पर मेरा सही इलाज है। वो स्किन स्पेशलिस्ट जो मेरा इलाज कर रहा है वो मेरा इलाज ठीक नहीं कर रहा है। तो आप, मैंने उदाहरण के तौर पर, चाहे चमड़ी की बात हो, चाहे फेफड़े की बात हो, चाहे हार्ट की बात हो, चाहे हड्डियों की बात हो, लिवर किडनी की बात हो या हार्ट का, उसके पास तो इलाज ही नहीं है एलोपैथ में। जो एलोपैथ के वैद्य के पास में जाकर के इलाज करा रहा है उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है। अब वैदिक आयुर्वेद के एलोपैथ के जो चिकित्सक है उसके पास में इजेक्शन फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। हम जो उसको अर्जुन का क्वाथ का प्रयोग करा रहे हैं, जो हम उसको हृदयामृत दे रहे हैं, हम उसको संगेय पिष्टि, अकीक पिष्टि दे रहे हैं, मोती पिष्टि दे रहे हैं, उससे उसकी हृदय की कार्य क्षमता की वृद्धि कर रहे हैं। हृदय की कार्य क्षमता बढ़ गई तो इजेक्शन फ्रैक्शन अपने आप ठीक हो जाएगा। तो इजेक्शन फ्रैक्शन जिसका घट गया है, 15-20 आ गया, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन 40, 50, 60%, 1 से 3 महीने के अंदर 100% होने वाला है। तो जिसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया वो कहीं जाएगा ही नहीं, वो हमारे आयुर्वेद के चिकित्सक के पास में आकर के इलाज कराएगा। इसमें कोई शंका आपको नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको कन्विंस करना है कि आप उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कैसे ठीक कर रहे हैं। अब उसके हार्ट के आर्टरीज में ब्लॉकेज आ गया है, आप कहोगे जी उसका अर्जुन की छाल पी लो और या फिर हृदयार्णव रस ले लेना, या हम जैसे यहाँ हृदयामृत बनाते हैं औषधि लेना, ये दवाई लेना। आपसे पूछने लगे कि आपके हार्ट के ब्लॉकेज कैसे निकालेगी आपके आयुर्वेद की दवाई, इसका मैकेनिज्म मुझे समझाओ। आप बोलो कि भाई हाँ मेरे गुरुजी ने बताया था, यह महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी ने लिखा था। भाई चरक सुश्रुत धन्वंतरी तो लिखा था, लेकिन वो असर कैसे करता है ये तो आपको बताना पड़ेगा ना, कि आप हार्ट के आर्टरीज को कैसे क्लीन कर रहे हैं, ये उसका मैकेनिज्म समझाइए आप इसको। आयुर्वेद में कभी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, हम एक दृष्टि करके आई ड्रॉप बनाते हैं जिसमें 3 चीजें होती हैं, 1 चम्मच लहसुन प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच नींबू का रस, 3 चम्मच शहद मिला करके दृष्टि करके आई ड्रॉप हम देते हैं। वो लाखों की संख्या में लोग प्रयोग करते हैं हर दिन। हर दिन हमारे पास उसकी कैपेसिटी लाखों उसकी शीशियां बनाने की है। लाखों लोग हर दिन उसको लेते हैं और कम से कम भी नहीं होगा तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग तो डेली प्रयोग करते होंगे। 1 करोड़ से ज्यादा लोग किसका? दृष्टि आई ड्रॉप का। क्यों? क्योंकि उससे सैकड़ों नहीं हजारों लोगों का प्रारंभिक अवस्था का कैटरेक्ट खत्म हो गया और लोगों की ग्लूकोमा की प्रॉब्लम दूर हो गई। लेकिन ये तो उसका एक्सपीरियंस हो गया,
उस दवाई के ऊपर जो हमने रिसर्च किया, लेकिन आपको बताना पड़ेगा ना कि इससे कैटरेक्ट कैसे दूर होता है, इससे ग्लोकोमा कैसे ठीक होता है, इससे जो आंखों का प्रेशर बढ़ता है वो कैसे उसको हम ठीक करते हैं, जो आंखों में जो कैटरेक्ट जमा हो गया है उसको हम कैसे उसको डिजोल्व करते हैं, ये समझाना पड़ेगा। 99% हम ऑपरेशन से बचाते हैं, 99% हम उसकी डिजीज को क्योर कर देते हैं, मात्र कंट्रोल ही नहीं करते। आप उसको 5 मिनट के अंदर आप उसको कन्विंस कर सके, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। आपसे घोर किसी व्यक्ति ने कभी जिंदगी में आयुर्वेद की कोई दवाई नहीं हो, घोर निंदक रहा हो आयुर्वेद का, उन लोगों को मेरे सामने बैठा दीजिए, मैं 100 में से 99 लोगों को आयुर्वेद की औषधि करने के लिए प्रेरित कर सकूंगा। वो एलोपैथी की औषधि नहीं करेंगे। तो दोष जो है इन सरकारों के ऊपर हम मढ़ते रहेंगे। ठीक है, उन्होंने सरकारों ने आयुर्वेद की उपेक्षा की, उसका तिरस्कार किया, उसका अनादर किया, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। वैद्यों ने पीछे क्या किया, लोगों ने उसके लिए क्या किया, दूसरों ने क्या किया, इसके ऊपर हमने कभी नहीं सोचा। हमने तो ये सोचा कि इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। और आज जो हम कर रहे हैं, हमने 2000 से ज्यादा वैद्यों को यहाँ से प्रशिक्षण देकर के आयुर्वेद की चिकित्सा करने के लिए तैयार किया। उसमें काफी आयुर्वेद के जो वैद्य आज नई नई जो अलग अलग सरकारों के अंदर वैद्यों को भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो उसमें करीब 800 के करीब वो वैद्य वो जो है सरकारी सेवाओं में चले गए हैं, और 1200 से ज्यादा वैद्य आज पतंजलि योगपीठ की सेवाओं से जुड़ करके काम कर रहे हैं। और हमारा ध्येय है आगे चल करके धीरे धीरे प्रत्येक जिला, प्रत्येक तहसील स्तर पर, और कोशिश तो हमारी ये होनी चाहिए कि आगे ऐसा हम विस्तार कर दें कि एक एक गांव में एक एक वैद्य तैयार हो जाए और लोग एलोपैथ की तरफ जाएं नहीं। और ये तो मैंने एक थोड़ा सा आपको इसका एक स्वरूप रखा। आज 50,000 से ज्यादा रोगी प्रतिदिन पतंजलि योगपीठ की आयुर्वेद की चिकित्सा सेवाओं से लाभ लेते हैं। ये किसी ने नहीं सोचा था। जब हमने आयुर्वेद की इस चिकित्सा को यहां प्रारंभ किया था, तब वो एक तरह से मृत्युशैया पर था आयुर्वेद। लोग आयुर्वेद का वैद्य का मतलब कोई पुरानी सी झोपड़ी में वैद्य मिलेगा जिसकी खोपड़ी पर सफेद सफेद बाल होंगे, जिसकी आंखों पर मोटा सा चश्मा होगा, और आयुर्वेद को मतलब ऐसे हे दृष्टि से देखा जाने लगा था। लेकिन आज वो आयुर्वेद वो झोपड़ियों में भी पूजा जा रहा है, और महलों में बैठने वाले लोग भी उन झोपड़ियों में आकर के इलाज करवाने में स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। और आज तक कम से कम करोड़ों पर्चे लिखे जा चुके हैं, क्योंकि हर महीने जो है करीब औसत 15 लाख रोगियों की चिकित्सा होती है। आज तक 10 करोड़ से ज्यादा रोगियों की आयुर्वेद और योग के माध्यम से चिकित्सा करने का श्रेय पतंजलि योगपीठ को है। लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा रोगियों के किसी भी एक भी पर्चे पर आपको एलोपैथी की दवाई लिखी हुई नहीं मिलेगी। ये आग्रह इसलिए नहीं कि हम एलोपैथ का अनादर करते हैं, लेकिन इसलिए कि हम अपने चिकित्सा पद्धति के प्रति इतने निष्ठावान, इतने ईमानदार रहें। और वो ईमानदारी खाली कोई प्रदर्शन के लिए नहीं है, उस ईमानदारी के पीछे एक बहुत बड़ा दर्शन है। यदि हमने उसको छोड़ दिया तो कुछ नहीं होगा। भाई बहनों, जो आपसे बात चिकित्सक, आप क्योंकि यहाँ सीखने के लिए आए हैं ना, ट्रेनिंग के लिए आए हैं, तो मेरा भी फर्ज बनता है जो मुझे ज्ञात है मैं आप तक उसको संप्रेषित करूं। और जो मैं आपको कह रहा हूं शास्त्रों को मैंने पढ़ा है, चरक है, सुश्रुत है, धन्वंतरी है, और अष्टांग हृदय है, महर्षि पतंजलि है, सब अलग अलग ग्रंथों को मैंने पढ़ा है। लेकिन पढ़ने के अलावा जिसको मैंने अनुभव किया है, 2 तरह का ज्ञान होता है। एक पढ़ा हुआ ज्ञान, एक होता अनुभूतिक ज्ञान जिसको मैंने एक्सपीरियंस किया है, और 1-2 लोगों पर नहीं, करोड़ों लोगों पर जिसका अनुभव किया, उसके बारे में बात कर रहा था। तो आयुर्वेद की चिकित्सा का प्रथम सिद्धांत आपको बताया, शक्ति और शुद्धि की साधना है ये। दूसरा, उसको फिर समझाओ, भाई बीमारी होती क्यों है, बीमारी क्यों होती है? एक भी सिंगल ऐसा कोई मेडिसिन, सोल्ट, हार्मोन नहीं जो व्यक्ति की बॉडी में ना बनता और बाहर से इंजेक्ट किया जाता हो। बाहर से ही इंजेक्ट किया जाएगा और अंदर नहीं बनता है तो बॉडी में रिएक्शन हो जाएगा और आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। इसलिए एक सिंगल ऐसा ड्रग नहीं है जो भीतर ना होता हो। कोई भी ऐसा केमिकल सोर्स, हार्मोन्स बाहर से ऐसा इंजेक्ट नहीं किया जाता मेडिसिन के रूप में, चाहे ओरल हो चाहे वो इंजेक्शन के रूप। कोई भी एक भी ऐसा केमिकल सोर्स हार्मोन नहीं है जो बाहर से लिया जाता और भीतर ना हो। तो हम भीतर वाले को ठीक कर लेते,
तो जो भीतर वाला ठीक हो गया, आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या जो भी हमने उसको बताई, योगाभ्यास, प्राणायाम, ध्यान, तो उससे उसको केमिकल साल्ट्स, हार्मोन्स की बाहर से जरूरत नहीं होती। फिर ये जो स्टीरॉयड देते हैं, इसका क्या जवाब है हमारे पास? एक तो एक्सरसाइज करने से जो स्टीरॉयड वाला काम है ना, वो अंदर से स्टीरॉयड पैदा हो जाते हैं। जो स्टीरॉयड, जैसे कोई भी बाहर से जो स्टीरॉयड लेते हैं अलग अलग तरह के, वो जो बाहर वाला स्टीरॉयड काम करते हैं, अंदर से बॉडी में स्टीरॉयड पैदा होते हैं। और हम नेचुरल स्टीरॉयड भी देते हैं, जैसे हल्दी, जैसे लहसुन, जैसे गुग्गल, ऐसे सैकड़ों औषधियां हैं जिनके अंदर नेचुरल स्टीरॉयड होता है। मैंने लैब में टेस्ट करवाया। तो स्टीरॉयड का हमारे पास विकल्प है रस रसायन, स्टीरॉयड का हमारे पास में विकल्प है लहसुन, स्टेरॉयड का हमारे पास में विकल्प है हल्दी, गुग्गल, शिलाजीत। शिलाजीत में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉयड होता है, फर्स्ट क्लास। तो हमारे पास स्टीरॉयड भी है, हमारे पास केमिकल हार्मोन्स भी हैं, हमारे पास एंटीबैक्टीरियल वायरल भी है, हमारे पास पेन किलर भी है। सब जो है उनके पास में है, वो हमारे पास में भी है, लेकिन हमारे पास में जो है वो हानि रहित है। उनके यहाँ कोई भी दवाई ऐसी नहीं जो 10-20 साल से ज्यादा चलती हो। 10 साल 20 साल के बाद में दवाइयां एलोपैथी की क्या हो जाती हैं? बैन लग जाता, प्रतिबंधित हो जाती हैं। जब से ये सृष्टि है, 1,94,08,13,112 वर्षों से सृष्टि है। जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है। ये एलोपैथी 200 साल पुरानी होगी, आयुर्वेद तो करीब 200 करोड़ वर्षों पुराना है। इसकी एक भी दवाई आज तक प्रतिबंधित नहीं हुई है। जो कहा गया कि आयुर्वेद की दवा खाने से लीवर, किडनी खराब हो जाती है, लीवर खराब हो जाता है। आज तक मैंने पूरी दुनिया में करीब 11 करोड़ लोगों के साथ सीधा संवाद किया है। आज तक इस धरती पर ही, पूरी दुनिया में, भारतवर्ष नहीं पूरी दुनिया में, मुझे एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने आकर के ये कहा हो कि आयुर्वेद की दवा खाने से मेरी किडनी खराब हो गई है। सिंगल आदमी नहीं मिला। जबकि एलोपैथ की दवा खा करके लाखों नहीं करोड़ों लोगों की किडनियां खराब हो चुकी हैं। इसलिए किडनियां खराब आयुर्वेद की दवाइयों से नहीं होती। एक दो एग्जाम्पल दो ना हमको कि किसी की किडनी खराब हो गई हो आयुर्वेद की दवाई करके। एलोपैथ वाले तो इतना हैवी ड्रग दे देते हैं, हॉस्पिटल में किडनी खराब हो जाती है। इलाज कराने गया था, कैंसर का, किडनी फेल होकर के आया। आयुर्वेद की प्राचीनता कितनी, 18वीं शताब्दी तक पूरी विश्व की चिकित्सा पद्धति, हम तो भारत की चिकित्सा पद्धति में मेन स्ट्रीम का जो है हेल्थ सिस्टम है वो आयुर्वेद हो, ये हम बात करते हैं। अरे पूरी दुनिया में 18वीं शताब्दी तक मेन स्ट्रीम की जो ट्रीटमेंट पद्धति थी, इलाज का जो उपचार का जो तरीका था, वो योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा था। 18वीं शताब्दी तक, कोई मैं सदियों पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। तो 18वीं शताब्दी तक योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा विश्व चिकित्सा पद्धति रहे हैं। जो योग और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जो इसको दरिद्रता में परिणित कर दिया था, इसकी दरिद्रता को भी दूर करना है, क्योंकि ये मानवता की भलाई का काम है। कोई ये प्रोफेशन की बात नहीं है, यहाँ कमाई की बात नहीं है, यहाँ भलाई की बात है। हमने औषधियों को 30 से लेकर के 1600% सस्ता उपलब्ध कराया है। मोती पिष्टी जो बाजार में 300 रुपए की मिला करती थी, हम 30 रुपए की उपलब्ध कराते हैं। छोटे छोटे चूर्ण वटियां आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि इतने सस्ते में औषधियां कैसे उपलब्ध कराई जा रही हैं। औषध जो अंतर है वो कम से कम आधे का अंतर है। बाजार में यदि औषधि 50 की है तो यहाँ 25। औषध इसलिए बता रहा हूं, किसी का 10 गुना, किसी का 5 गुना, किसी का 15 गुना अंतर है। औषध आधे मूल्य में हम औषधियां उपलब्ध कराते हैं। उद्देश्य यही है कि आम आदमी को इलाज मिल जाए। गरीब लोगों के लिए यह हम निःशुल्क उपलब्ध करवा पाते हैं। पूरे देश में तो इतनी बड़ी हमारे पास में व्यवस्था नहीं। बीमारियों के कई कारण हैं, जेनेटिक रीजन से बीमारियां होती हैं। बाकी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन और दूसरा उसका लेस फिजिकल एक्टिविटी, फिर उसकी गलत आदतें, बीड़ी सिगरेट शराब आदि की, या फिर जो है जल जंगल ज़मीन वायु सब कुछ तो दूषित हो गया है। इन्वायरमेंटल डिजीज़ हो, बैक्टीरियल डिजीज़ हो, या फिर स्ट्रेस से पैदा होने वाली बीमारियाँ, लाइफस्टाइल डिजीज, सब। क्योंकि आयुर्वेद मात्र एक चिकित्सा पद्धति नहीं, साधन पद्धति भी है, यह एक जीवन पद्धति भी है। एलोपैथ कभी भी साधन पद्धति नहीं हो सकती, वह कभी भी जीवन पद्धति नहीं हो सकती। और योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, ये तो चिकित्सा पद्धति तो बाद में है, ये पहले हमारी जीवन पद्धति है। और साधना पद्धति जन्म औषध मंत्र तपा समाधि जा सिद्धय।
ऐसी ऐसी औषधियां उनको प्राप्त करके सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो आप लोगों को आयुर्वेद का खाली एक ही पक्ष मत समझो, इसका एक, और उसको व्यापक रूप से जब आप समझेंगे समझाएंगे तब उसकी जो है जो प्रामाणिकता है वो और ज़्यादा उसको आप स्थापित कर पाएंगे। जो एलोपैथ से टीबी के पेशेंट ठीक नहीं होते, हम उसको योग आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा से 100% अच्छा करते हैं टीबी के पेशेंटों को भी। लेकिन वहाँ टीबी से लेकर के कुछ बीमारियां हैं जिनका इलाज कर देते हैं, खास करके किसी बैक्टीरिया वायरस से हुआ तो उसको तो हो ही जाता है। बाकी जो ये लाइफस्टाइल डिजीज हैं या स्ट्रेस जन्य बीमारियां या जेनेटिक बीमारियां, इनका तो इलाज ही नहीं है। हमारे पास 99% बीमारियों का क्योर है। जैसे उनके पास में ब्रोंकाइटिस का, हेपेटाइटिस का, कोलाइटिस का, सोराइसिस का, जिसके अंत में इस लग जाता हो, इसका कोई इलाज नहीं। दमादम के साथ जाएगा, थायराइड ठीक होगा नहीं, बीपी ठीक होगा नहीं, शुगर ठीक होगा नहीं, अर्थराइटिस ठीक होगा नहीं, कब्ज ठीक होगी नहीं, गैस ठीक होगी नहीं, सिर में दर्द भी ठीक नहीं होता उनकी दवाई से। सच बता रहा हूँ, वो तो टेम्परेरी थोड़ा आपको रिलीफ दे देते हैं। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी बनी, उसने 59 प्रकार के सिर दर्द का जो है वो किया, क्लासिफिकेशन किया, 59 प्रकार का हेडेक, ये, और फिर बाकी सिर दर्द समझ में नहीं आया तो उसको नाम दे दिया अननोन हेडेक। 60 प्रकार का सिर दर्द का डायग्नोसिस तो कर दिया, दवाई बोला दवाई हमारे पास में नहीं है, पेन किलर ले लो। ये कैसी चिकित्सा पद्धति? मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। तुम्हारे पास में भाई सिर दर्द का तो इलाज है नहीं, बुखार का इलाज है नहीं। ये बुखार के नाम पर जो तमाम तरह की जो चौचले चल रहे थे, जब से डेंगू आया तब से इनके हाथ पैर भूल गए। हमारे पास में डेंगू का 100% इलाज है, हमारे पास में चिकनगुनिया का 100% इलाज है। वहां डेंगू होते घबरा जाते, हाथ पर फूल जाते हैं, जिसका प्लेटलेट डाउन है, इसको गिलोय खिला दे, गिलोय खिलाते, एलोवेरा का जूस पिलाते ही और व्हीट ग्रास का जूस पिला दे, पपीते के पत्तों का रस पिला दे, 100% उसका प्लेटलेट बढ़ जाएगा, एक भी रोगी डेंगू से नहीं मरेगा। जेल क्रांतिकारियों का तीर्थ या तपस्थली है। किसी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक या वैज्ञानिक क्रांति के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष करते हुए लाखों देशभक्तों को जेल जाना पड़ा है एवं फांसी पर भी लटकाया गया। भगवान कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ और वहीं से उन्होंने अन्याय के खिलाफ क्रांति की थी। माता सीता को अशोक वाटिका में रावण ने कैद करके रखा और वहीं से रामायण की क्रांति शुरू हुई। वीर सावरकर, छत्रपति शिवाजी, बिरसा मुंडा, महायोगी श्री अरविंद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष से लेकर सभी क्रांतिकारियों ने जेल की यातनाएं सही। आजादी के बाद भी जयप्रकाश नारायण से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई आदि 40 से 50 हजार देशभक्त लोगों को जेल में डाला गया और देवता स्वरूप निर्दोष सन्यासी शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी पर भी हत्या का आरोप लगाकर जेल में डाला गया। नेल्सन मंडेला जैसे महान आंदोलनकारी को 27 वर्षों तक जेल में रखकर यातनाएं दी गई। रोम में गैलीलियो जैसे वैज्ञानिक को भी नए आविष्कार की वजह से जेल में डाला गया और वहीं उनकी हत्या कर दी गई। आज तक का इतिहास साक्षी है, जिसने भी किसी क्रांति के लिए हुंकार भरी है उसे सताया गया, बदनाम किया गया और उसके ऊपर जुल्म तथा अत्याचार किया गया। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी जैसे महान संत, जिन्होंने करोड़ों लोगों की निष्काम भाव से सेवा की है और करोड़ों देशवासियों में देशभक्ति का ज्वार पैदा किया, उनकी राष्ट्रभक्ति एवं नागरिकता के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाकर झूठे आरोप एवं फर्जी मुकदमा चलाकर सरकार जितने भी जुल्म एवं ज्यादतियां कर रही है, वो 9 अगस्त के दिल्ली के ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन की आग में घी डालने का काम कर रही है। आंदोलनकारियों के लिए जेल में जाना गर्व की बात है। श्रद्धेय आचार्य जी के तप से ये आंदोलन सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। रोगियों में भगवान, ऋषि परंपरा के गौरव तथा भगवान के वरदान
श्रद्धेय आचार्य श्री को जेल में डालने का जवाब पूरा देश 9 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देगा और कानून की लड़ाई व उनकी रिहाई की जंग हम न्यायालय में लड़ेंगे और हमें न्याय अवश्य मिलेगा। 9 अगस्त 1925 काकोरी कांड ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया। 9 अगस्त 2012 देश के सत्ताधीशों को काला धन वापस लाने को बाध्य करने के लिए ऐतिहासिक अहिंसक क्रांति का आगाज। भ्रष्टाचार कलंक है, काला धन षड्यंत्र है। आओ सब मिलकर करें प्रहार, खत्म करें ये भ्रष्टाचार। मैं कह रहा था डेंगू से लेकर के चिकनगुनिया से लेकर के फिर तमाम, चाहे वो लीवर की प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, चाहे वो आंतों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, स्किन से, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और दूसरे ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं, कैंसर। अब कैंसर के ऊपर कितना हाय तौबा मच रहा है। मैं कहता हूँ 99% ब्लड कैंसर तो 99% 3 महीने के अंदर ही हम अच्छा कर देते हैं, विदिन 3 मंथ्स। इसका प्लेटलेट्स, उसका WBC, RBC, TLC, DLC, उसकी सारी की सारी प्रोफाइल ठीक कर देते हैं। तो जो मैं आपसे बात बता रहा, फिर हमने इसमें दिक्कत क्या आई, आयुर्वेद की औषधियों में शुद्धता कम हो गई थी, व्यापारी लोग दवाई बनाने लगे। आयुर्वेद ऋषियों की परंपरा है, इसलिए जो आयुर्वेद को ऋषि कर्म मानते हैं वही इस आयुर्वेद को आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरे लोग आयुर्वेद को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। आयुर्वेद और योग एक ऋषि कर्म है। कितने लोग बकबक करते रहते हैं, बोले बाबा जी व्यापार करते हैं। अरे मैंने कहा हमारे लिए तो ऋषि कर्म है, उसी पवित्रता के साथ हम इसको करते हैं। ये इसको जब तक हम ऋषि कर्म नहीं मानेंगे और ऋषि कर्म की तरह इसको निष्काम भाव से नहीं करेंगे तो ये तो, अब आयुर्वेद में क्या कहा, रोगी का इलाज कैसे करो। चरक संहिता के पहले अध्याय में क्या लिखा है, रोगी का इलाज ऐसे करो जैसे वो हमारा परिजन है, स्वजन है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारे पिता है, हमारे बच्चे, ऐसे इलाज करो। और आज जो बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं तो कत्ल खानों की तरह हैं। एक बार खोलने के बाद कहते हैं अरे अब तो तुम्हारा एक ऑपरेशन के लिए खोला था, दूसरा भी ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये हालत हो गई है। तो हमको ये चीज करनी पड़ेगी कि हमको आयुर्वेद की जो शाश्वत परंपरा है उसको उसी रूप में लेना पड़ेगा। अब लोगों को लगता है इसमें समय बहुत लगता है। कौन कहता है समय लगता है? हमारे पास में तो इंस्टेंट इलाज है। जितना जो आयुर्वेद के बारे में जो समय की बात कही जाती है कि आयुर्वेद में जल्दी फायदा नहीं होता। भाई तुम जल्दी कौन सी बीमारी को ठीक करते हो? BP, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, अर्थराइटिस, स्किन डिसऑर्डर, एपिलेप्सी, आई प्रॉब्लम, कौन सी बीमारी को ठीक करते हैं जल्दी बताइए? उल्टी दस्त हमारे यहाँ ठीक कर लो, कोटदार्श पिलाओ, कोटे से घनवटी खिलाओ, एकदम दस्त बंद। स्रोत क्या है सभी दवाइयों का? चाहे एलोपैथ की हो, चाहे वो होम्योपैथ की हो, चाहे वो आयुर्वेद की हो, सबका स्रोत क्या है? प्रकृति, नेचर। लेकिन उन्होंने क्या किया, अलग अलग जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को चुना, ऐसे केमिकल्स और हार्मोन्स को चुना कि एक उस बीमारी के ऊपर जो सबसे ज्यादा असरकारक है। हमारे ऋषियों ने क्या किया, उस बीमारी को ठीक करने वाली औषधि को, द्रव्य को, वनस्पति को भी चुना, लेकिन उसके साथ में उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्योंकि अब गिलोय का हम सत ले लें और गिलोय को ले लें या और कोई चीज निकालें, लेकिन गिलोय के साथ जो दूसरी चीजें हैं वो बॉडी के दूसरे भी बैलेंस करती है ना। तो ये तो पूरा वात पित्त कफ का पूरा बैलेंस करना पड़ेगा। वहां तो जो है सप्त धातुओं की पंच भूताग्नि, जठराग्नि, सप्त धात्वाग्नि, 13 अग्नियों का संतुलन करना पड़ेगा। जो पूरी जो चिकित्सा है हमारी, उसमें एक तत्व जिम्मेदार नहीं है, वो एक जो है एक सामूहिक व्यवस्था है उसकी इलाज की। उसके इलाज के जो विभिन्न पहलू हैं उस सबको समाहित करके हम जो इलाज करते हैं वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। खैर,
मैं आपके सामने कुछ ही बिंदु इसलिए रख रहा था कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा है, फिर इसमें निदान की एक बात आती है। निदान में मैं खुद जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो निदान की परंपरा है, मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, पता लग जाता है। सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जो है, सोनोग्राफी, एंजियोग्राफी, जो जो करवाते हैं, एंडोस्कोपी, वो ठीक है, करवाइए। आपको जो जो टेस्ट कराने करवा लीजिए, आपत्ति नहीं है। लेकिन अपने जो परीक्षण की जो प्राचीन परंपरा थी, उसमें भी हमको ध्यान देने में क्या दिक्कत है भाई? उसमें दरअसल आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से लेकर के संपूर्ण आधुनिक विकास ये पैसे पर आधारित है, अर्थ पर आधारित है। इसलिए इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं की जाती जिससे कि पैसा ना मिलता हो। पैसा जनरेट करने की मशीन है ये सब कुछ, जो भी आधुनिक विकास है। अब हमारे यहाँ वैद्य नाड़ी देख लेता है, तो यदि उस नाड़ी से, लेकिन इसमें व्यक्तिगत जानकारी, उसकी प्रामाणिकता, उसकी निष्ठा, उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, ये बहुत कुछ मायने रखता है। 500 से लेकर के 5000 से लेकर 50,000 का टेस्ट वाला काम यदि नाड़ी निदान से हो जाता है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसकी जानकार लोगों की कमी होती गई। अब कुछ चीजों में तो अब आप 1000 रोगी आप ले आइए मेरे सामने, हम चेहरा देख करके बता देंगे इसको किडनी की बीमारी है, हम हाथ देख करके बता देंगे इसको हार्ट की बीमारी है। चेहरे से आदमी के किडनी की बीमारी का पता लग जाता है, उसके लीवर की बीमारी का पता लग जाता है, पता ही सामने से पता लग जाता है। जो भी आप में से थोड़ा चिकित्सा का अनुभव रखते हैं, किडनी वाले पेशेंट का चेहरा उसका मटमैला कलर हो जाता है, मिट्टी जैसा उसका चेहरे का कलर हो जाता है, और उसको स्वाभाविक रूप से उसका हीमोग्लोबिन कम भी हो जाता है। कितने प्रकार का आप जब चिकित्सा करते रहेंगे तो आप में से सैकड़ों बीमारी, उनके लाक्षणिक चिकित्सा सामने देख करके ही, वैद्य दूर से देख करके उसकी गति को देख करके पता लगा लेता था कि इसको ये बीमारी है और इसका ये इलाज है। तो जो है, जो निदान और उसका निदान का परिवर्जन, जो चिकित्सा और ये जो इसके पीछे के जो रहस्य हैं, आपको सिखाने के लिए एक अभिनव प्रयोग किया जा रहा है। तो जो अब मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो डायग्नोसिस का दोष बताता हूं आपको, 80% जब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, तब जाकर के पता लगता है कि इसको ये बीमारी है। चाहे डायबिटीज है, चाहे हार्ट की बीमारी है, चाहे ब्रेन डिसऑर्डर्स है, चाहे लीवर की बीमारी है या किडनी की बीमारी है, हड्डी की बीमारी है। 80%, आप इसको याद रख लेना, हमेशा काम आएगा आपकी ये बात। 80% जब हमारा सिस्टम कोलैप्स हो जाता है, 80% हमारी बॉडी के ऑर्गन्स काम करना बंद कर देते हैं, 80% किडनी ने काम करना बंद कर दिया, तब क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिलेगा। 70-80% तक जब किडनी ठीक काम नहीं कर रही, 20-30% काम कर रही है, तो भी वो क्रिएटिनिन ठीक दिखाती है मशीन। 70-80% जब किडनी काम करना बंद कर देती है, तब जाकर के क्रिएटिनिन बढ़ता है। वो कहते हैं जी मैं तो ठीक ठाक था, यह अचानक कैसे हो गया? ये मॉडर्न मेडिकल साइंस को पता ही नहीं लगता। यदि हमारे वैद्य को नाड़ी विज्ञान पता हो तो 5 साल पहले बता सकता है कि 5 साल बाद तेरे को किडनी की बीमारी होने वाली है, तेरे को हार्ट की बीमारी होने वाली है, तेरे को लीवर की बीमारी होने वाली है, तेरे को हड्डी की बीमारी होने वाली है, तेरे को अर्थराइटिस होने वाला है, तेरे को रोमेटॉइड अर्थराइटिस होने वाला है, तू डिप्रेशन में जाने वाला है, तेरे को कैंसर भी हो सकता है, तेरा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, तेरे को टीबी की बीमारी होनी। हम 5 साल पहले एडवांस बता सकते हैं यदि हमको नाड़ी का ज्ञान हो। लेकिन ये नाड़ी का ज्ञान ही नहीं अपने को। अब तो ये नहीं पता कि कौन से में कौन सा, के वात का क्या मतलब है, पित्त का क्या मतलब, और वात पित्त कफ का ही मतलब नहीं है। इसके पीछे नाड़ी की गति से एक एक ऑर्गन की शक्ति का पता लगता है कि इसका हार्ट कितना वर्क कर रहा है, इसका लीवर कितना वर्क कर रहा है, इसकी किडनी कितनी वर्क कर रही है। सारा ये जो बॉडी के वाइब्रेशंस है ना, बहुत कुछ बताते हैं। ये बहुत एडवांस है। पूरी दुनिया के देशों से लेकर के भारत सहित करीब करीब आज तक 1000 मैंने संगोष्ठियां की मॉडर्न मेडिसिन पढ़े हुए वैद्यों के साथ, और उन सब के साथ जब मैं संवाद करता था तो पहले तो मेरे ऊपर ऐसे टूट के पड़ते थे कि जैसे मैं बहुत गुनाह कर रहा हूं, और जब मैं वहां से उठता था 1.5-2 घंटे के बाद, तब सब कहते थे बाबा जी हमें अपने इस ऋषियों की परंपरा पर गर्व है, ये हमारी चिकित्सा पद्धति, और हमने पूरी दुनिया को सबसे पहला चिकित्सा विज्ञान दिया। तो भाई चिकित्सा पद्धति की जनक
चिकित्सा व्यवस्था के जो आविष्कारक, उसके प्रथम प्रणेता महर्षि चरक सुश्रुत और धन्वंतरी हैं, तो भाई उनको हमें गाली देने का अधिकार नहीं, उनको उनकी पूजा हमको करनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं पूर्वजों से हमें ये चिकित्सा पद्धति का ज्ञान मिला है। ये दुनिया के लोगों के लिए कह रहा हूँ, और जो भारत के लोग हैं उनसे तो इतना ही कहा करो, महर्षि चरक सुश्रुत धन्वंतरी हमारे पूर्वज थे, अपने पूर्वजों का तिरस्कार नहीं किया करते, उनका सत्कार किया करते हैं। और भाई जैसे हम मानते हैं कि बहुत अपरिहार्य परिस्थितियों में एलोपैथी का भी यदि उपचार लिया जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, और आपस में हम एक दूसरे की निंदा करने में लगे क्यों? चिकित्सा पद्धति कौन सी अच्छी, जिसे रोगी अच्छा हो जाए? स्वदेशी विदेशी बात की बात है। स्वदेशी ठीक है, वो हमारे लिए, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन भाई यदि रोगी योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा से अच्छा होता है तो दिक्कत क्या है? ये मैं एलोपैथी वालों के लिए कह रहा हूं। जब कोई जो है आयुर्वेद का तिरस्कार करता है उसके लिए कह रहा हूँ। तो भाई इस पे तो गर्व होना चाहिए कि हमारी ऋषियों की पद्धति है, परंपरा है। तो ऐसी उस ऋषियों की परंपरा को पुनः प्रतिष्ठापित करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए, उसको जो है केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति, भारत की मुख्य धारा की चिकित्सा पद्धति, अब तो हम ऑल्टरनेटिव में गिने जाते हैं। बड़ा विचित्र है, मतलब हम ऑल्टरनेट हो गए, वो मेन स्ट्रीम के हो गए। हम ऋषियों के वंशज हैं और अपने ऋषियों की परंपरा की प्रतिष्ठापना के लिए हम संघर्ष करेंगे और इसको पुनः प्रतिष्ठापित करेंगे। तो ये एक बड़ा प्रश्न है। हमारे यहाँ पर दो कामों को सबसे श्रेष्ठ माना है, शिक्षा और चिकित्सा को। शिक्षा से किसी को जीवन मिलता है, दिशा मिलती है, मार्गदर्शन मिलता है। नहीं तो पशुओं में इंसान में क्या अंतर रह जाएगा? मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता ये, इसको यदि पढ़ाया जाए, इसको ज्ञान दिया जाए तो मानव से महामानव बन जाता है, इंसान भगवान बन जाता है। और ये यदि इसको ज्ञान न दिया जाए तो यह हैवान शैतान बन जाता है। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा का बहुत महत्व है, क्योंकि गुरु हमें ज्ञान देते हैं, मानव से महामानव बनाते हैं, इंसान से हमें भगवान बनाते हैं, हमारे भीतर के सोए हुए देवत्व को जगाते हैं, हमें उस विराट से मिलाते हैं। इसलिए गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के महत्व को समझें और उस गुरु शिष्य परंपरा से आए उस ज्ञान के महत्व को समझें, और जो ज्ञान हमें दिया जाता है उस ज्ञान के एक एक बूंद को, ज्ञान के एक एक कण को ऐसे धारण करें कि वो ज्ञानामृत एक बूंद भी हमसे जो है कहीं छूट न जाए। संश्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विराधिसी मयि वास्तु महिश्रुतम। ऐसी उस शाश्वत ज्ञान की परंपरा के आप उपासक हैं, और उस अपनी गुरु परंपरा को, और भारत तो ही रहा ही है विश्व गुरु, इसने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है, आगे भी हम बहुत कुछ देने की स्थिति में हैं। अब इस भारतीय चिकित्सा पद्धति को भी प्रतिष्ठापित करना है, और चिकित्सा पद्धति, शिक्षा पद्धति से लेकर के अपनी पूरी जीवन पद्धति को, पूरी शासन पद्धति को हमें बदलना है। अज्ञान और अविवेकपूर्ण दृष्टिकोण से देश का विनाश हुआ है, नहीं तो आज भी भारत जैसा शक्तिशाली राष्ट्र पूरी दुनिया में कोई नहीं है। इतना ताकतवर है हमारा मुल्क। करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर की हमारी सीमाएं, कितनी उन्नत हमारी ये भारत भूमि। ये इसलिए नहीं कि हम इसमें पैदा हुए हैं, बल्कि इसका गौरव अपने को समझना चाहिए। करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला ये हमारा भारतवर्ष, जिसका उत्कर्ष यद्यपि प्राचीन काल में बहुत रहा। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षिरं पृथिव्यां सर्वमानव। जो प्राचीन काल में इसका उत्कर्ष रहा कि इधर अफगानिस्तान से लेकर के वर्मा तक, इधर कैलाश मानसरोवर से लेकर के श्रीलंका तक, जो ये विशाल भूखंड था, इसमें कितनी दिव्यता थी। जैसे कि हमारे भीतर भी सात्विक सत्व रजतम होता है, बाहर के जगत में भी सत्व रजतम होता है, ऐसी ब्रह्मांड में भी अलग अलग जो भूमियां हैं। जैसे भारत की भूमि की ये विशेषता है कि इसमें मधुरता बहुत है, यहाँ के फल मीठे होते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी फ्रूट्स होते हैं 2% ज़्यादा हमारे फ्रूट्स के अंदर मिठास है। पूरी दुनिया में जितने भी खनिज, लोहा है, पूरी दुनिया के अंदर जो लोहा बनता है वो खारा होता है, हमारे देश के अंदर जो लोहा है उसमें भी मिठास है। इसलिए पूरी दुनिया में कहीं पर भी अयस्क बनाया जाता है तो कुछ परसेंटेज भारत के लोहे की मिलाई जाती है।
तब वो अच्छा लोहा तैयार होता है। पूरी दुनिया में भारत के अंदर जो कुछ है, या मात्र ऋतुओं की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, अलग अलग मौसम की दृष्टि से उसको नहीं कह रहा हूं, भारत में जो कुछ है वो पूरी दुनिया में कुछ कहीं पर नहीं है। और हमको गर्व होना चाहिए कि हम हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए, हम ऋषियों की संतान। लेकिन इस भारत को बर्बाद कर दिया है कुछ बुरे लोगों ने। तो अपना भी कर्तव्य है। इंद्रम वर्धंतो अप्तरः कण्वन्तो हिष्यमारिम अपघ्नन्तो रावण। आओ सब मिलकर के कुछ ऐसा करें कि अपनी ऋषि संस्कृति पुनर्जीवित हो जाए, पुनः प्रतिष्ठापित हो जाए। दरअसल हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वो शिक्षा और चिकित्सा की बात, सारा विकास का मॉडल ही हमारा ऐसा गड़बड़ आ गया है। जिस विकास के मॉडल को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में वो सब रिजेक्ट हो चुका है। पूरी दुनिया के सारे रिजेक्ट मॉडल हम अपने देश में ला करके ऐसे खड़े कर देते हैं और फिर कहते हैं ना, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे मेरे भाई, अब हमको ये जो डेकार्टियन का और न्यूटनियन का जो फेल मॉडल है, उससे अपने देश को बचाना पड़ेगा। विकास की अवधारणा क्या कर दी गई, जरा गौर से सुनना। यहां से अपनी बात खत्म कर रहा हूं। अब मनुष्य के लिए है ना चिकित्सा, वो आदमी क्या, अब राक्षसों की चिकित्सा करते रहोगे तो धरती नर्क बन जाएगी। इसलिए चिकित्सा करके उसको इंसान भी बनाना है हमें। सारी चीजें इंसान के लिए बना दी गई। क्या इस धरती पर केवल मनुष्य को ही जीने का अधिकार है या सब जीवों को? बोलो, सब जीवों को। सारा विकास मनुष्य के लिए केंद्रित हो गया, मानवता के लिए नहीं, मनुष्य के लिए। कि मनुष्य के पास में अच्छी गाड़ी हो, अच्छी घड़ी हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छा हवाई जहाज हो, अच्छा हेलीकॉप्टर हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छा मकान हो। सारा विकास मनुष्य के लिए केंद्रित हो गया, मनुष्य का विकास नहीं हुआ। मनुष्य के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन मनुष्य गड़बड़ हो गया। मनुष्य बीड़ी पीने लगा, मनुष्य शराब पीने लगा, दुराचार करने लगा, व्यभिचार करने लगा। बोले करो, दुराचार व्यभिचार करो, कंडोम का प्रयोग करो, कोई दिक्कत नहीं है। मनुष्य का विकास भुला दिया गया, मनुष्य के लिए विकास को प्रोत्साहन दिया गया। और मनुष्य के लिए जो विकास की अवधारणाएं तय की गई, उसमें 99% लोगों को भुला दिया गया। 1% लोगों के हाथों में सारी सत्ता और शक्ति केंद्रित हो गई। इस व्यवस्था को हमें खत्म करना है और मनुष्यों सहित सब जीवों के साथ में न्याय हो। जल जंगल जमीन के साथ न्याय हो, प्रकृति के साथ न्याय हो, पशुओं के साथ न्याय हो, पंछियों के साथ न्याय हो। कितनी बायोडाइवर्सिटी थी, सब कुछ खत्म कर दिया हमने। मनुष्य का भी विकास हो, मनुष्यों के लिए विकास हो और सब मनुष्यों के लिए विकास हो, ऐसी अवधारणा को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। तो ये बहुत उन्नत हमारी परंपरा है और इस परंपरा के हम संवाहक हैं। आपको एक क्रांतिकारी वैद्य जरूर बनना है, चिकित्सा के क्षेत्र में आपको एक बड़ी क्रांति लानी है। मैं आप सब भाई बहनों को प्रणाम करता हूं। जो अब मैंने कहा ना, मैं तो कई क्षेत्रों में काम करता हूं और वो मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी भीतर की आत्मा की पुकार मुझसे वैसी करवाती है। और आपको ये पूरी, ये जो अलग अलग अपने आयाम हैं, वो थोड़ा ये पढ़ ले। आपको ये 2 लीफलेट दे दिए जाएंगे, इसमें सब कुछ मिलेगा आपको। तो ट्रेनिंग के दौरान 1-2 घंटा इनको भी पढ़ लेना कि हमें कैसा भारत बनाना है, कैसा हमारा भारत हो, कैसी हमारी चिकित्सा पद्धति हो, कैसा हमारा जीवन हो, कैसा हमारा विकास हो और कैसी दुनिया हम बनाना चाहते हैं। आप में बहुत प्रबुद्ध हैं सब। मैं तो जीवन के हर क्षेत्र के बारे में गंभीरता से अध्ययन करता हूं और जब भगवान के रहस्य को देखता हूं हर जगह, मैंने शरीर विज्ञान से लेकर के, योग विज्ञान से लेकर के, योग शास्त्र से लेकर के, आयुर्वेद शास्त्र से लेकर के, अर्थशास्त्र से लेकर के, जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को जितना जितना समझा है, मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि भगवान ने हमें जो मनुष्य का जीवन दिया है, छोटे उद्देश्य के लिए नहीं जीवन दिया है। जीवन के उत्कर्ष तक हमें पहुंचना है, उसके लिए संघर्ष करते रहना है। आपके सामने यद्यपि प्रश्न होते हैं अपने कैरियर को लेकर के, अपने कैरेक्टर को लेकर के, अपने कंट्री को लेकर के। आप सब वैद्य होने के साथ साथ सब जवान भी हैं। जवानों के लिए 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक अपना कैरियर, एक अपना कैरेक्टर, एक अपना कंट्री।
आपका कैरेक्टर प्रथम कोटि का होना चाहिए। चरित्र कैसा, जीवन कैसा, ऋषियों जैसा। महर्षि चरक शिशु धन्वंतरी का जीवन दिखना चाहिए आपके भीतर। चलो वस्त्र बदल सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन विचार नहीं बदलना चाहिए आपके। चरित्र कैसा हो, कैरेक्टर कैसा, ऋषियों जैसा, प्रथम कोटि का चरित्र। और कैरियर भी कैसा, आपको यह सोचना पड़े कि मेरी नौकरी कहां लगेगी, धत तेरे की। अपनी कैरियर के बारे में आपको सोचना पड़े। अरे आप जहां बैठे वहां लाइन लग जाए, अरे मुझे तो उस वैद्य जी के पास जाकर के इलाज कराना है, ऐसा आपका ज्ञान होना चाहिए, आपका नॉलेज होना चाहिए, आपका अपने भी ऊपर भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए। पूरी योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की जो अपनी परंपरा है उसको लेकर के व्यवहारिक प्रयोग चल रहे हैं, वो सब भी आप जाकर के पूरा देखना कि किस तरह से सारी चीज़ें आयुर्वेद में चलनी चाहिए। योग, आयुर्वेद, स्वदेशी का पूरा दर्शन, तो इसका व्यवहारिक स्वरूप भी आप संस्थान में भ्रमण करके इस दौरान, प्रशिक्षण के दौरान जरूर देखना, ऐसी आपके लिए शुभेच्छा रखता हूँ। आज हमारा सौभाग्य होता, श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज, ये जितना भी आयुर्वेद का प्रकल्प हुआ है, मैं तो ऐसे कहता हूँ महर्षि चरक शिशु धन्वंतरी के बाद यदि आयुर्वेद को विश्व पटल पर किसी ने पहचान दिलाई है तो हमारी ऋषि परंपरा के गौरव श्रद्धेय आचार्य श्री बालकृष्ण जी महाराज हैं, जो रोगियों के लिए तो भगवान की तरह हैं, लेकिन हम सब के लिए वो भगवान के वरदान की तरह हैं। और क्योंकि ये एक शासन की नियत रही है सदा से कि जब शासन की गलत व्यवस्थाओं के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, बालकृष्ण की तो बात क्या हो, भगवान राम हो या कृष्ण हो, भगवान राम के समय माता सीता को जेल में कैद कर दिया, भगवान कृष्ण तो पैदा ही जेल में हुए, स्वामी जो है योगी महर्षि अरविंद हो या हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर हम जो है हम देखते हैं कि अपनी उस गौरवशाली परंपरा को उन्होंने बहुत कष्ट सहे। सुकरात ने खाली लोगों को सच का उपदेश दिया था, उनको जेल में रखा और बाद में उनको जहर का प्याला पीने के लिए आदेश दे दिया कि तुम मर जाओ। गैलीलियो ने खाली इतना कहा था कि ये धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वैज्ञानिक सत्य कहने पर उसको सजा हुई। श्रद्धेय आचार्य श्री बागशी जी ने क्योंकि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी के उत्कर्ष का काम किया और इस देश को बचाने के लिए मेरा साथ दिया, चाहे उसको सरकार चाहे कितना ही प्रताड़ना ना दे ले, लेकिन हम किसी भी कीमत पर अपने इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे, ऋषि संस्कृति को प्रतिष्ठापित करेंगे और अपने ऋषियों के तप से, जैसे आज हमें एक सुंदर भारत मिला है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य श्री के तप से एक और सुंदर संसार बनेगा और वो उस तप से इस धरती को बहुत सुख मिलेगा। और उनका जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है वो कार्य पूरा होगा। थोड़े दिनों का कष्ट है, लेकिन इस कष्ट से देश के लोगों के भीतर जो आक्रोश है वो 9 जून को दिल्ली में भी देखने को मिलेगा और इससे देश का भला होगा। जब देश की भलाई के लिए अपने पूर्वजों ने तप किया तो श्रद्धेय आचार्य श्री भी बहुत तप कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा यह आज का कार्यक्रम निर्धारित हुआ था। मैंने उनके प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ भूमिका निभाई है, उनको हमारा बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत प्रणाम। 400 लाख करोड़ रुपए का काला धन भारत को दिलाने के लिए तथा लगभग 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदा को बचाने के लिए, साथ ही भ्रष्टाचार जिससे चारों तरफ देश में लूट और तबाही मची हुई है, उसको जड़मूल से खत्म करने के लिए व अन्यायपूर्ण साम्राज्यवादी भ्रष्ट व्यवस्था को बदलने के लिए 9 अगस्त से दिल्ली के रामलीला मैदान में श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के नेतृत्व में ऐतिहासिक व निर्णायक आंदोलन हो रहा है। 9 अगस्त के आंदोलन के दौरान लाखों लोगों की भागीदारी दिल्ली में होगी तथा देश और दुनिया भर में करोड़ों लोग इस आंदोलन के साथ खड़े होंगे। करोड़ों लोगों के समर्थन और श्रद्धेय स्वामी रामदेव आचार्य बालकृष्ण जी के तप से अब हम किसी भी कीमत पर लाखों करोड़ों रुपए का काला धन देश को दिलाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे और देश को बचाएंगे। देश का जल, जंगल, जमीन, भू संपदाएं, पूरी भारत माता को ही कुछ भ्रष्ट लोग नीलाम कर चुके हैं। अपनी मातृभूमि को बचाने हेतु सभी भारतवासियों को अपना राष्ट्र धर्म निभाने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि इन भ्रष्टाचारियों ने भारत का धन ही नहीं लूटा, बल्कि लूटा है मातृभूमि की आबरू को, लूटा बच्चों के बचपन को, इन्होंने ही लूटा है युवाओं के सपनों को, लूटा गरीब की इज्जत को,
लूटी है खुशियां किसानों की। इन्हीं से शर्मसार है धरती हिंदुस्तान की। सभी देशवासियों के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। 9 अगस्त के आंदोलन के समय दिल्ली में प्रत्यक्ष रूप से आना सभी देशभक्त नागरिकों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। 9 अगस्त से होने वाले अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए 7 अगस्त से हजारों लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और 9 अगस्त से लाखों लोगों की भागीदारी दिल्ली में होगी। दिल्ली के रामलीला मैदान के ऐतिहासिक आंदोलन में आंदोलनकारियों के लिए बहुत बड़ी व्यवस्था रामलीला मैदान दिल्ली में की जा रही है। आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ टेंट, भोजन, पानी व सैनिटेशन, लाइट एंड साउंड सिस्टम आदि की बड़ी व्यवस्थाएं होंगी। इन विविध सेवाओं में से किसी भी एक सेवा में अथवा इस विराट राष्ट्र यज्ञ में आप आंशिक रूप से भी आर्थिक योगदान दे सकते हैं। लाखों लोगों के भोजन व जल की सेवा या अन्नदान सेवा में आप सीधे दाल, चावल, आटा आदि भी दे सकते हैं। आंदोलन में आपकी भागीदारी और सहयोग से हिंदुस्तान बचेगा, काला धन आएगा व भ्रष्टाचार मिटेगा तथा 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी गरीबी और भूख मिटेगी। इस ऐतिहासिक आंदोलन में अपनी भागीदारी व आर्थिक सहयोग देने के लिए स्थानीय स्तर पर संगठन अथवा मुख्यालय से संपर्क करें। आप अपनी सहयोग राशि भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के इन अकाउंट्स में भी सीधे जमा कर सकते हैं।